नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक आईटीआई में। मैं आज आरईसीटी मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और सेंट्रल एयर कंडीशन प्लांट मैकेनिक, ये दोनों ट्रेड के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसका सिलेबस लेकर आई हूँ। ठीक है, पहले साइन और सिंबल मैंने पढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं। देखिए ये हमारा सिलेबस है। तो पहले हम लोग क्या साइन और सिंबल हम लोग कर चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट बना हुआ है आरएसी के नाम से, तो आप जाके उसमें देखिए, साइन और सिंबल हो चुका है। अब हम नेक्स्ट दूसरा है स्केचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कंपोनेंट यूज्ड इन आरएसी। ठीक है, आरएसी में कौन कौन सा आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मैकेनिकल कंपोनेंट यूज होगा, उसका स्केच को बनाना है। ठीक है, तो स्केचेस के बारे में बनाएंगे और थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग ये कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा उसको ब्रीफ कर लेते हैं। ओके, और फिर नेक्स्ट वाले में हम लोग वायरिंग डायग्राम ये सब आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला फिगर हमारा, आप जाओगे ना अपने निमी साइट में, तो निमी जो डीजीटी का नॉर्म्स है, मतलब डीजीटी ने जो सिलेबस डाला है, तो उसमें पहला स्केचेस आपका सेल एंड ट्यूब कंडेंसर के बारे में। ठीक है, सेल एंड ट्यूब कंडेंसर के बारे में। तो देखिए ये हमारा फिगर है, तो आप ये फिगर को आप ध्यान से देखो कि ये क्या होता है। तो देखिए ये हमारा डायग्राम है, ये डायग्राम है। ऐसा डायग्राम आप लोग देखे होंगे, ये सब ऐसा वाला पिक्चर देखे होंगे। इसी को क्या कहते हैं, सेल एंड ट्यूब कंडेंसर कहते हैं। ठीक है, ये सब सेल एंड ट्यूब कंडेंसर हुआ। तो चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो जो सेल एंड ट्यूब कंडेंसर होता है, जो भी हम लोग सेल एंड ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे, सेल एंड ट्यूब कंडेंसर, तो ये क्या होता है, तो ये जो होता है रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। ठीक है, किस में बोलेंगे, तो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मतलब आरएसी। तो आरएसी सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे आप लोग सेल एंड ट्यूब को। ठीक है, मतलब खास करके कहाँ कहाँ, तो जो भी आपका बड़ा बड़ा कैपेसिटी का प्लांट होता है, ठीक है, बड़ा कैपेसिटी का जो भी प्लांट होता है उसमें आप यूज़ करते होंगे। ठीक है, किसका, तो सेल एंड ट्यूब कंडेंसर का। ठीक है, अब ये होता क्या है इसके बारे में जानिए। तो ये जो सेल एंड ट्यूब कंडेंसर होता है, ये क्या होता है, तो ये एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर है। क्या है, हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंजर मतलब हीट का आदान प्रदान करता है, हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, मतलब क्या कि रेफ्रिजरेंट और जो कूलिंग वाटर होता है, ये दोनों आपस में हीट एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, हीट एक्सचेंजर क्या, हीट, ये सेल ट्यूब कंडेंसर क्या है, एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर है, जो कि रेफ्रिजरेंट और कूलिंग वाटर में जो है आपस में हीट को एक्सचेंज करते हैं। मतलब ध्यान रखना है कि ये जो कंडेंसर होता है, इसी कंडेंसर में हम लोग का जो भी रेफ्रिजरेंट गैस हुआ, ठीक है, गैस किस में बदल जाता है, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखना है, इस कंडेंसर में हम लोग मतलब शेल एंड ट्यूब कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट गैस किस में बदल गया, तो लिक्विड में बदल देता है। लिक्विड मतलब तरल पदार्थ में ये बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका क्या क्या पार्ट है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए ये जो बाहर वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, शेल कहते हैं। तो सेल के बारे में पूछेगा तो क्या बोलिएगा आप, तो सेल क्या है, तो सेल जो है वो बाहर जो बड़ा भाग दिख रहा है ना, सिलेंड्रिकल बॉडी, ये है बाहरी भाग हमारा सेल कहला रहा है। ठीक है, इसी के अंदर, इसी की यही सेल है, सेल के अंदर ही क्या फ्लो करता है, तो इसी के अंदर रेफ्रिजरेंट जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट बहता है किसमें, तो सेल के अंदर रेफ्रिजरेंट बहता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग ट्यूब्स। देखिए ये जो पतला पतला ट्यूब्स है ना, ये सब ट्यूब्स है। ठीक, ट्यूब्स मतलब क्या क्या बोलोगे आप, तो सेल के अंदर एक पतला पतला सा ट्यूब होता है। ठीक है, और इन्हीं ट्यूब के अंदर जो भी आपका कूलिंग वाटर होता है, जो ठंडा पानी होता है, इसी में बहता है। ठीक है, देखिए यही इसी से ना आपका इधर उधर हो रहा है, तो कूलिंग वाटर जो होता है ये ट्यूब से बहता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे, देखिएगा एक मिनट, ये जो ट्यूब है ना, ट्यूब को होल्ड, देखिए ये होल्ड करके रख रहा है, ये ट्यूब सीट कहलाता है। तो ये जो ट्यूब है ना, ट्यूब को होल्ड करके कौन रखना है, तो ट्यूब शीट, ये जो है ये ट्यूब शीट का काम क्या है, तो ये ट्यूब को होल्ड करके रखना है। ठीक है, इसमें आप देखिएगा कूल वाटर इनलेट, कूल वाटर आउटलेट, मतलब कि ठंडा पानी अंदर आया, ठीक है, ठंडा पानी अंदर आया और गर्म पानी बाहर निकला, मतलब वाटर आउटलेट। ठीक है, कूल वाटर इनलेट मतलब ठंडा पानी हमारा अंदर आए, ये पूरे में प्रोसेस होगा, फिर हमारा कौन सा पानी जाएगा, तो गर्म पानी हमारा बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अगर इसका वर्किंग पूछेगा, तो वर्किंग में हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो वर्किंग में बोलेंगे क्या, कि जो भी कंप्रेशर है,
कंप्रेशर से हम लोग का क्या आता है, तो हाई प्रेशर ना, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर। ठीक है, बोलेंगे कि कंप्रेशर से, ठीक है, किससे, कंप्रेशर से जो भी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर आता है वो किस में आएगा, तो कंडेंसर में आएगा। किस में आएगा, तो हमारा कंडेंसर में आएगा। ध्यान रखना है, ठीक है, किससे, कंप्रेशर से, कंप्रेशर से आया है क्या, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट वेपर ना, रेफ्रिजरेंट वेपर किस में आया, कंडेंसर में आया। ठीक, फिर दूसरा प्रोसेस क्या बोलेगा, तो जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट है वो सेल साइड में फ्लो करेगा। ठीक है, जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट है वो किस में फ्लो करेगा, तो सेल के साइड में फ्लो करेगा। ठीक है, सेल साइड में फ्लो करेगा। ठीक है, सेल साइड में फ्लो किया। अब जब जो भी हमारा कूलिंग वाटर मतलब ठंडा पानी, जो भी ठंडा पानी है वो किस में बहेगा, तो ट्यूब में बहेगा ना, ट्यूब साइड में बहेगा वो। ठीक, ट्यूब में बहा। ठीक है, उसके बाद देखिए, मतलब पहले क्या किए, कंप्रेशर से हमारा कहाँ पे आ रहा है, तो कंप्रेशर से हमारा कंडेंसर में आ रहा है। तो क्या आ रहा है, तो हाई प्रेशर के साथ हाई टेम्परेचर के साथ क्या, ये रेफ्रिजरेंट वेपर जो यूज़ करे वो कंडेंसर में आया। अब जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट है वो किस में बहा, तो ये सेल में, ये जो है इसमें बहा, फिर सेल साइड में बहा। अब उधर से ट्यूब से, इनलेट ट्यूब हम लोग देखे थे ना, यहाँ पे इनलेट से क्या ठंडा पानी आया था ना, तो अब क्या, कूलिंग वाटर जो भी हो गया वो ट्यूब साइड से हमारा आया। ठीक है, ठंडा पानी हमारा ट्यूब साइड से आ गया। अब जो भी हम लोग रेफ्रिजरेंट वेपर यूज़ किए, ठीक है, तो जो भी रेफ्रिजरेंट है उसका तीसरा ये हो गया। चौथा में क्या हो जाएगा, जो भी रेफ्रिजरेंट है वो रेफ्रिजरेंट का जो हीट है वो कौन एब्जॉर्व किया, तो पानी जो है वो एब्जॉर्व, मतलब ये जो ठंडा पानी हम दिए ना, तो ठंडा पानी जो होता है ये इसके हीट को ये अपने में अवशोषित कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तब जब एब्जॉर्ब कर लिया तब हम लोग क्या बोलेंगे, तो जो रेफ्रिजरेंट जो होता है वो कंडेंस होके क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा ना। रेफ्रिजरेंट कंडेंस होके क्या बन जाएगा, तो लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, मतलब पानी बन जाएगा। जो भी रेफ्रिजरेंट आप यूज़ किए ना वो कंडेंस होके लिक्विड बन गया। अब लिक्विड बन जाता है तो गर्म पानी उसमें बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, तो कंप्रेशर से हमारा कहाँ आया, जो भी कंप्रेशर है, कंप्रेशर से हमारा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ यहाँ रेफ्रिजरेंट हम लोग डाले हैं ये में, रेफ्रिजरेंट वेपर कंडेंसर में आया है। ठीक है, कंडेंसर में आया, मतलब ये जो सेलर ट्यूब कंडेंसर है इसमें हमारा आया रेफ्रिजरेंट। अब रेफ्रिजरेंट जो हो गया वो किस में आ रहा है, तो सेल के साइड में आ रहा है। ठीक, सेल साइड में हमारा आता है, सेल साइड में हमारा रेफ्रिजरेंट आया। कूलिंग वाटर को हम लोग यहाँ से इनलेट के थ्रू कूलिंग वाटर को हम लोग दिए। अब जो भी रेफ्रिजरेंट यूज़ किए हैं इसमें इसका जो हीट होता है ये पानी, जो ठंडा पानी है वो एब्जॉर्व कर लिया। अब ये एब्जॉर्व कर लेता है तो जो भी रेफ्रिजरेंट है वो हमारा लिक्विड में बदल जाता है ना, कंडेंस हो गया, फिर लिक्विड में बदल गया, लिक्विड बन गया तो बदल गया तो गर्म पानी बाहर आ गया। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग इसका यूज़, हम लोग सेलर ट्यूब का, तो हम लोग सेंट्रल एसी प्लांट में यूज़ करते हैं। फिर ठीक है, कोल्ड स्टोरेज होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं, स्टोरेज में यूज़ करते हैं। आइस प्लांट में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज अगर पूछेगा तो क्या क्या हो सकता है, एडवांटेज में हीट ट्रांसफ़र अच्छा होता है, हाई कैपेसिटी के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, इसका हीट ट्रांसफ़र अच्छा हुआ, हाई कैपेसिटी के लिए सूटेबल है, इसका लाइफ बहुत ज़्यादा लंबा होता है, लॉन्ग लाइफ के लिए यूज़ करते हैं। और ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन डिसएडवांटेज में क्या होता है कि बहुत बड़ा साइज होता है। ठीक है, साइज बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट ज़्यादा हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या कि अलग से हम लोग को ठंडा पानी की ज़रूरत पड़ी ना, कूलिंग वाटर की अलग से ज़रूरत पड़ी ना, तो कूलिंग वाटर भी हमारा ज़रूरत, एक्स्ट्रा पानी का ज़रूरत हो रहा है तो क्या होगा, तो डिसएडवांटेज ही हो रहा है ना। ठीक है, और इसमें क्या होता है ना, कभी कभी जो होता है ना वाटर सीलिंग प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा इसमें होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें बताइए रेफ्रिजरेंट हम लोग कहाँ से आता है, तो सेल साइड से। ठीक है, सेल साइड से क्या आता है, रेफ्रिजरेंट, और वाटर को कहाँ से डालते हैं, तो ट्यूब साइड से। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये दोनों, ये सब क्वेश्चन में पूछ सकता है। रेफ्रिजरेंट कहाँ से आता है, तो सेल साइड से, और वाटर ट्यूब साइड से।
देख लीजिए कैसे है। यह कंडेंसर बड़े रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इस्तेमाल होता है। इसमें एक बड़ा बेलनाकार शेल होता है जिसके अंदर कई छोटे छोटे ट्यूब्स लगे होते हैं। कैसे काम करता है? रेफ्रिजरेंट सेल के अंदर आता है, ठंडा पानी या कूलिंग वाटर ट्यूब के अंदर से गुजरा है ना, ठंडा पानी गुजरा ना ट्यूब से, यही याद रखना है। रेफ्रिजरेंट कहाँ से आया? तो सेल साइड से, सेल से याद रखना है, ठीक है। और ठंडा पानी ट्यूब से, गैस ट्यूबों के बाहर से होकर गुजरते हुए पानी से अपना ताप छोड़कर ठंडी होकर तरल हो जाती है, ठीक है। शेल क्या हुआ? तो शेल बाहर, बड़ा बाहरी बर्तन। ट्यूब क्या हुआ? अंदर पानी गुजरने वाली जो पाइप है वो। बैफल प्लेट क्या होता है? पानी और गैस, पानी जो यूज़ कर रहे हैं ना, जो गैस है उसका दिशा नियंत्रण कौन करती है? बैफल प्लेट करती है, ठीक है। इनलेट और आउटलेट में क्या होगा? एक से गैस आती है और पानी का प्रवेश और निकास होता है, ठीक है। एंड कवर और हेड क्या होता है? दोनों सिरों पर जो बंद किया हुआ रहता है उसी को, यहाँ से जो बंद किया हुआ था ना उसी को बोलते हैं एंड कवर। ट्यूब शीट हुआ ट्यूबों को पकड़ने वाली प्लेट। बहुत मजबूत, टिकाऊ और बड़े प्लांट के लिए उपयोगी होते हैं। बस आप इतना ही ध्यान रखिएगा ना, आपका हो जाएगा, ठीक है। सेल एंड ट्यूब कंडेंसर कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये सब देखे भी होंगे आप लोग। नेक्स्ट आता है आपका ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है उसके बारे में देखिए। इसको हम लोग कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन भी कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये सब जो है, ये सब फिगर आपने कहीं देखा होगा ना। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व को हम लोग क्या बोलते हैं? AEV भी कहते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। और फिगर देख लीजिए, ये हुआ, ये भी हुआ ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व ना। अब देखिए ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व होता क्या है, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है ना, मतलब ये क्या है? ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व के बारे में जैसे ही बात करेगा तो आप क्या समझोगे कि यह जो होता है एक रेफ्रिजरेंट फ्लो कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट होता है ना, रेफ्रिजरेंट जो डाल रहे हैं उसके फ्लो को ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। कौन? तो AEV मतलब ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है? तो रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? मतलब जो इवेपोरेटर में जाता है ना जो रेफ्रिजरेंट, उसको ये इवोपरेटर में जो जाने वाली जो भी रेफ्रिजरेंट है उसको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करेगा? तो ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है, ठीक है। ये इवोपरेटर में जाने वाली जो भी रेफ्रिजरेंट होगी उसको ये ऑटोमेटिक क्या करेगा? कंट्रोल कर देगा, ये याद रखना है। और या फिर क्या बोलेंगे कि जो भी इवोपरेटर है ना, इसका जो है प्रेशर को कांस्टेंट बना के रखता है, ठीक है। प्रेशर को कांस्टेंट बना के रखता है, ठीक है। ये याद रखना हम लोगों को। क्या बोलेंगे कि हम लोग ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व देखे थे, ये क्या है? तो ये रेफ्रिजरेंट फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है। रेफ्रिजरेंट फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, किस में फ्लो करेगा? को कंट्रोल करेगा तो इवोपरेटर में हम लोग भेजते हैं रेफ्रिजरेंट, तो यही इवोपरेटर में जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट को भेजेंगे ना उसको ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेगा। मतलब जितना अमाउंट में चाहिए होगा उतना ही अमाउंट में ये लेगा, ठीक है। और क्या करता है? तो ये कांस्टेंट प्रेशर को बना के रखता है। दबाव प्रेशर मतलब दबाव ना, तो ये दबाव को भी एकदम कांस्टेंट बना के रखता है। इसीलिए हम लोग इसको और क्या दूसरा नाम देते हैं? इसीलिए हम लोग ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व को बोलते हैं क्या? तो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं प्रेशर कांस्टेंट, है ना। तो बोलेंगे इसको कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व, नो है ना, एक्सपेंशन वाल्व कहते हैं, वाल्व भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व को क्या बोलेंगे? तो कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व। क्यों? क्योंकि ये जो रेफ्रिजरेंट को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। कहाँ पे कंट्रोल करेगा ये? तो ये में इवोपरेटर में, ठीक है। तो इतना हम लोग देख लिए। अब इसका और भी क्या क्या काम है ये सब देख लेते हैं। लिखिएगा आप, AEV का मुख्य काम क्या क्या है? तो पहला क्या करता है? जो भी हाई प्रेशर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, हाई प्रेशर में जो भेज रहे हैं उसको किस में बदलेगा? लो प्रेशर में बदलेगा, ठीक है। हाई प्रेशर के लिक्विड रेफ्रिजरेंट को किस में बदला? लो प्रेशर में बदलेगा, ठीक है। दूसरा इसका काम क्या हुआ? तो जो भी इवोपरेटर देखे ना, इवोपरेटर में क्या कांस्टेंट रखता है? तो प्रेशर को कांस्टेंट करके रखता है, ठीक है। प्रेशर को कांस्टेंट रखता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तीसरा क्या बोलोगे? तो ये जो होता है ना, लोड के अनुसार, जो भी कूलिंग लोड होता है ना, कूलिंग लोड LOAD, लोड के अनुसार जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है ना उसको ये एडजस्ट करता है, ठीक है। याद रखना है क्या होता है? ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व का 3 काम है।
पहला हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को किस में बदला, लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में बदला, ठीक है। दूसरा क्या किया, तो इवोपरेटर में प्रेशर को कांस्टेंट बना के रखा ना, अभी ऊपर देखिए। और तीसरा क्या किया, जो भी कूलिंग लोड है, मतलब कि जितना आपको कूलिंग लोड चाहिए, कूलिंग चाहिए, तो वही कूलिंग लोड के अनुसार इसके रेफ्रिजरेंट के फ्लो को एडजस्ट करता है। मतलब ओवरऑल देखें तो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व है, मतलब ऑटोमेटिक करके रखता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है, ठीक है, ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें क्या क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। पहला आया हमारा एडजस्टिंग स्क्रू, ठीक है। तो इसके पार्ट्स को समझ रहे हैं, इसके क्या जो है, इसका जो भी मेन पार्ट्स है ना, उसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए पहला आया हमारा एडजस्टिंग स्क्रू। तो एडजस्टिंग स्क्रू है मतलब क्या, एडजस्टिंग स्क्रू किसको सेट करेगा, तो इवोपरेटर का जो प्रेशर होता है ना, उसको सेट करता है, ठीक है। एडजस्ट कर रहा है किसको, एडजस्टिंग मतलब एडजस्ट कर रहा है, ठीक है, सेट कर रहा है किसको, तो इवोपरेटर के प्रेशर को सेट किया, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे ये स्प्रिंग, इसको स्प्रिंग को एडजस्टिंग स्प्रिंग भी बोलेंगे, हाँ। तो ये जो हमारा स्प्रिंग है वो क्या किया, तो जो इवोपरेटर का प्रेशर है उसको हम लोग सेट किया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी हमारा एडजस्टिंग स्क्रू का बात, ये स्प्रिंग जो है ना, ये नियंत्रित करता है, ये प्रेशर को क्या किया, ये प्रेशर को सेट किया, एडजस्टिंग स्क्रू जो है प्रेशर को सेट किया, और स्प्रिंग क्या किया, एडजस्टिंग स्प्रिंग इसको बोलेंगे, तो ये प्रेशर को क्या किया, तो नियंत्रित किया, ठीक है, नियंत्रित किया, प्रेशर को नियंत्रित किया। इसमें हम लिखवाएं भी होंगे, देखिए ये प्रेशर सेट कर रहा है एडजस्टिंग स्क्रू, और स्प्रिंग क्या कर रहा है, तो प्रेशर को नियंत्रित कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है बिलोज और डायफ्राग्राम। तो ये क्या करता है, प्रेशर के अनुसार जैसा प्रेशर होगा ना, ये हमारा मूव करेगा, ये बिलोज हुआ, या फिर इसको डायफ्राग्राम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, प्रेशर के अनुसार ये मूव करता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा इनलेट और आउटलेट पोर्ट हुआ। अगर इनलेट हुआ तो ये क्या, कंडेंसर से किस में, लिक्विड रेफ्रिजरेंट में जा रहा है, ठीक है। और आउटलेट की किसकी ओर जा रहा है, तो इवोपरेटर की ओर जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये आ कहाँ से रहा, तो कंडेंसर से इसमें आया, और ये जाएगा कहाँ, तो ये हमारा इवोपरेटर में जाएगा, ठीक है, इवोपरेटर में जाएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब पूछेगा ना कि ये काम क्या करता है, और क्या क्या हो गया ना, डायफ्राग्राम प्रेशर महसूस करा है, नीडल और शीट जो है रेफ्रिजरेंट का रास्ता खोलता और बंद करता है ना। यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे नीडल के बारे में, नीडल ना, शीट मतलब इसको बोलेंगे कि रेफ्रिजरेंट का जो मात्रा है ना, उसको कंट्रोल कर रहा है, कितना आपको रेफ्रिजरेंट चाहिए, ये नीडल सेट करता है, ठीक है, नीडल है ना। ये हमारा कितना मात्रा चाहिए, मतलब रास्ता खोलता और बंद होता है, मतलब जितना चाहिए उसी को वो सेट करता है। एक स्ट्रेनर आता है, देखिए ये जो स्ट्रेनर है ना, वो गंदगी जो होता है ना, गंदगी को वो ये करता है, गंदगी को रोकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि AEV छोटे सिस्टम में उपयोग करते हैं ना, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व बोलेगा तो छोटे सिस्टम में, और बड़ा वाला में हम लोग क्या यूज़ किए थे, सेल एंड ट्यूब, बड़ा वाला प्लांट में यूज़ किए थे ना, सेल एंड ट्यूब, और इसमें हम लोग ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब एक बार इसका फंक्शन देख लीजिए कि क्या क्या है, मतलब जो भी हमारा ये इसको भी ध्यान रखिएगा ना कि AEV जो होता है ना, वो इवोपरेटर प्रेशर पे काम करता है, ठीक है, याद रखना, इवोपरेटर प्रेशर पे काम करता है, टेम्परेचर पे नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर पे ये काम नहीं करेगा, ये किस पे काम करेगा, इवोपरेटर प्रेशर पे काम करेगा। मतलब अगर हम लोग देखें तो जो भी कंडेंसर से हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट आया, ठीक है, कंडेंसर से आया, कंडेंसर से किस में, हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट आया, फिर वाल्व से इसमें जो भी वाल्व होगा, वाल्व से गुजरेगा ये, और वाल्व से गुजरेगा ना, तो उसी समय क्या होता है ना कि ऐसे वाल्व दिखाया नहीं है, इस जैसे ही हमारा कंडेंसर से जैसे ही आया ना, तो वाल्व से जैसे ही गुजरेगा ना, उसी समय जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर होता है ना, वो अचानक से, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर क्या होता है, अचानक से कम होता है, ठीक है। तो प्रेशर अचानक से कम हो गया, मतलब हमको क्या मिला, लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट जो मिला, तो यही फिर लो प्रेशर जो हुआ ना, ये हमारा इवोपरेटर में आया, ठीक है, लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट इवोपरेटर में आया, और इवोपरेटर का प्रेशर जो होता है वही हमारा डायफ्राग्राम पे लगता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, ये हो गया ना सारा, और क्या बताएं इसमें। और हम लोग ये जान सकते हैं ना कि ये ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व है ना, मतलब ऑटोमेटिक, इसको हम लोग क्यों बोले तो हम लोग एक ये भी सोच सकते हैं कि ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिक क्यों बोले, कि जब इवोपरेटर का प्रेशर बढ़ा तो जो डायफ्राग्राम है वो ऊपर की ओर पुश हुआ, ठीक है, इसका प्रेशर बढ़ा, इवोपरेटर का प्रेशर बढ़ा, तो जो डायफ्राग्राम है वो कहाँ, ऊपर की ओर गया ना, ऊपर की ओर पुश किया,
फिर वहाँ पे जो वाल्व लगा होता है वो थोड़ा सा बंद हो गया, ठीक है, याद रखना। डायफ्राग्राम जैसे ही ऊपर पर पुश किया ना, ऊपर ऐसे करके पुश किया, तो यहाँ पे जो वाल्व होता है ये हमारा बंद हो गया। अब वह जैसे ही वाल्व यहाँ पे बंद हुआ, ठीक है, बंद हुआ, तब यहाँ पे क्या होगा कि बंद हो गया तो रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। इवोपरेशन का प्रेशर बढ़ा तो हमारा क्या हुआ, डायफ्राग्राम ऊपर हुआ, डायफ्राग्राम ऊपर हुआ, वाल्व बंद हुआ, वाल्व बंद हुआ मतलब थोड़ा सा बंद हुआ, या बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो पूरा बंद हो जाएगा, थोड़ा सा प्रेशर बंद होगा तो थोड़ा सा बंद होगा, और रेफ्रिजरेंट का फ्लो हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। अगर इवोपरेटर का प्रेशर हमारा कम हुआ तो क्या होगा, जो स्प्रिंग जो होता है ना, ये स्प्रिंग डायफ्राग्राम को क्या करेगी, नीचे की ओर दबाएगी, ठीक है। ज़्यादा हुआ तो ऊपर की ओर, अगर कम हुआ तो ये जो स्प्रिंग है वो किसकी ओर दबाएगी, नीचे की ओर दबाए। तो नीचे की ओर जैसे ही दबाई तो क्या होगा, यहाँ पे जो वाल्व होगा ये क्या होगा, खुल जाएगा। यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ओपन हो गया। वाल्व जब खुल गया तो यहाँ रेफ्रिजरेंट का फ्लो क्या हुआ, बढ़ गया। तो याद हो गया। अगर हम लोग का ज़्यादा हुआ तो कम फ्लो हुआ, है ना। क्या देखें हम लोग, अगर हमारा क्या देखें, प्रेशर अगर बढ़ा तो रेफ्रिजरेंट का फ्लो कम हुआ, ठीक, और अगर प्रेशर कम हुआ तो रेफ्रिजरेंट का फ्लो बढ़ गया। तो इस प्रकार जो होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर होता है इसमें, ठीक है। क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर बना रहता है, ये हम लोग बोल सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो जितना भी छोटा छोटा जगह पे यूज़ किया तभी हम बता, कहाँ यूज़ करोगे तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट में यूज़ करते हैं, जो भी आपका वाटर कूलर होता है उसमें यूज़ करते हैं, बॉटल कूलर में यूज़ करते हैं, स्मॉल कैपेसिटी का जो भी प्लांट होता है, छोटा प्लांट कैपेसिटी का जो एसी होता है उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। जहाँ पे कांस्टेंट लोड का जरूरत हो वहाँ पे यूज़ करेंगे, और जहाँ बड़ा सिस्टम का यूज़ करेंगे वहाँ पे बड़े प्लांट में शेल एंड ट्यूब कंडेंसर का, ठीक है। देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख दिए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं हमारा लो साइड फ्लॉट वाल्व के बाद। इसका फिगर देख लीजिए, ये हमारा लो साइड फ्लॉट वाल्व का फिगर होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, ठीक है। तो देखिए लो साइड फ्लॉट वाल्व, इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करेंगे, ये दिखेगा। तो ये इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो इसका यूज़ हम लोग करेंगे फ्लडेड टाइप इवोपरेटर में। कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो फ्लडेड टाइप इवोपरेटर होता है उसमें यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ करेंगे, फ्लडेड टाइप इवोपरेटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर ये लो साइड फ्लॉट वाल्व होता क्या है, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये बोलिएगा कि लो साइड फ्लॉट वाल्व क्या होता है, तो ये हमारा एक ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व होता है। ये ऑटोमेटिक एक्सपेंशन डिवाइस है, ये क्या है, तो ये हमारा ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व होता है, ये बोल सकते हैं, जो कि इवोपरेटर में, ठीक है, किसको कंट्रोल करता है, तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को, ठीक है। जो भी हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसको ये इवोपरेटर में कंट्रोल करता है, ठीक है। या ये याद रखिएगा, मतलब जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है ना उसको कंट्रोल करना मतलब उसके लेवल को कंट्रोल करना, ये आप बोल सकते हो। और ये हमेशा जो है लो साइड पे लगाया जाता है, ठीक है। यह जो है वो ये वाल्व जो है इवोपरेटर के कहाँ पे लगाएंगे, तो लो प्रेशर साइड, मतलब लो साइड में लगाए जाएंगे, ठीक है। लो साइड में लगाया जा रहा है इसलिए इसको लो साइड फ्लॉट वाल्व भी कहते हैं, ठीक है। इसका मुख्य काम में अगर पूछेगा तो क्या क्या इसका काम आ सकता है, तो आप इसका काम कैसे बताओगे, तो इसका काम बताओगे कि पहला जो आपका इवोपरेटर है, इवोपरेटर में क्या किया, ये जो इवोपरेटर था इसमें क्या किया था, इसमें आपका लिक्विड लेवल को लिक्विड रेफ्रिजरेंट का सही लेवल बनाया था, ठीक है, सही लेवल बनाए रखा था, ठीक है। याद रखना है ये क्या किया है, लो साइड फ्लॉट वाल्व का बात करेगा तो ये क्या क्या इसका मुख्य काम होता है। तो पहला काम क्या देखिए कि इवोपरेटर में जो भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट का लेवल होता है ना वो सही लेवल में ये बना के रख सकता है, ठीक है। दूसरा हम लोग का क्या कह सकते हैं कि ये जो भी इवोपरेटर होता है ना, इवोपरेटर को हमेशा कौन से कंडीशन में रखता है, तो ये हमेशा फ्लडेड कंडीशन में रखता है, ठीक है। ये हमेशा फ्लडेड कंडीशन में इवोपरेट को रखता है, ठीक है, कंडीशन में रखता है, ठीक है। तीसरा हम लोग का क्या करता है, मतलब फ्लडेड कंडीशन मतलब हमेशा लिक्विड भरा हुआ रहता है, उसको फ्लडेड मतलब बाढ़ आना, तो वही होता है कि पूरा लिक्विड भरा हुआ रहता है, ठीक है। इसके बाद और क्या बोल सकते हैं कि जो भी कंप्रेशर है, तो कंप्रेशर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट क्या होगा, वापस चला जाएगा ना, तो वही कंप्रेशर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है उससे लिक्विड रेफ्रिजरेंट को जाने से रोकता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कंप्रेशर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट को जाने से रोकता है। अब इसका पूछेगा ना कि बनावट कैसा बनाया गया है, तो ध्यान दीजिए,
इसके बनावट के बारे में। तो देखिए इसमें क्या है, एक फ्लॉट वाल्व है, तो फ्लॉट वाल्व क्या किया, तो फ्लॉट वाल्व क्या किया, तो ये जो होता है ना, लिक्विड लेवल जैसे ही ऊपर नीचे होगा ना, ठीक है, लिक्विड लेवल कम ज़्यादा हुआ तो ये भी फ्लॉट वाल्व जो होगा वो ये भी ऊपर नीचे होगा, ठीक है। फिर इसमें आता है एक आपका क्या आ गया, इसमें ये देख लीजिए, ये पूरा चैम्बर होता है, फ्लडेड फ्लॉट चैम्बर होता है, इसी के अंदर चैम्बर को रखते हैं हम लोग, मतलब फ्लॉट बॉल को रखते हैं। इनलेट हुआ, आउटलेट हुआ, ये सब हम लोग का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसका सिर्फ मेन काम आप देखिए कि क्या होता है। काम मतलब इसका वर्किंग, मतलब जब इवोपरेटर में आपका लिक्विड लेवल क्या हुआ, लिक्विड लेवल अगर कम हुआ, तो कम हुआ तो ये फ्लॉट कहाँ जाएगा, तो फ्लॉट हमारा नीचे चला जाएगा। कहाँ जाएगा फ्लॉट, तो फ्लॉट जो यहाँ पे यूज़ किए हैं ये हमारा नीचे चला गया। तो जैसे ही फ्लॉट नीचे गया तो यहाँ पे जो वाल्व होता है ना, वाल्व जो यूज़ किए हैं वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, वो हमारा खुल जाएगा। और जैसे ही ये खुला तो कंडेंसर से जो लिक्विड है वो किस में आएगा, वो इवोपरेटर में आएगा, ठीक है। याद रखना इसका काम क्या हुआ, जैसे ही इसमें लिक्विड लेवल कम हुआ, ठीक है, इसमें लिक्विड लेवल कम हुआ तो क्या हुआ, फ्लॉट नीचे आया है ना, ये फ्लॉट नीचे आया, ये वॉल्व ओपन हुआ और कंडेंसर से जो भी लिक्विड है वो हमारा इवोपरेटर में आ जाता है, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में क्या हुआ, जब लिक्विड लेवल हमारा ऊपर गया, बढ़ गया, ठीक है, लिक्विड लेवल बढ़ गया तब क्या होगा, फ्लॉट ऊपर चला जाएगा ना, तो फ्लॉट हमारा ऊपर चल गया, तब क्या हुआ, वाल्व जो है वो बंद हो गया, ठीक है, बंद हो गया, ठीक है। लिक्विड लेवल ऊपर हुआ मतलब बढ़ गया ना, तो फ्लॉट ऊपर गया मतलब वॉल्व बंद हो गया, और वॉल्व जैसे ही बंद हुआ तो जो भी रेफ्रिजरेंट का सप्लाई है वो रुक जाएगा। तो इस तरीके से अगर ज़्यादा है तो कम मतलब ज़्यादा है तो कम पानी को लेगा, कम मतलब रेफ्रिजरेंट को लेगा, कम है तो ज़्यादा को लेगा। तो इसीलिए ये इस प्रकार पर तरीके से जो इवोपरेटर होता है वो हमेशा लेवल को बना के रखता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट लेवल बना के ये रखता है, ठीक है, कॉन्स्टेंट प्रेशर डिवाइस भी इसको कहते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ आप यूज़ करोगे इसका, ये देख लीजिए। अगर यूज़ बोलेगा तो कहाँ कहाँ यूज़ करोगे, तो आप यूज़ करोगे आइस प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज होता है उसमें यूज़ कर सकते हैं, NH3 मतलब अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आप क्या बोलोगे, अब देखिए यूज़ भी देख लिया हम लोग, वर्किंग भी देख लिया, अब क्या देखेंगे, अब इसका फ़ायदा देखेंगे कि क्या क्या फ़ायदा होता है। तो फ़ायदा में हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो जो भी इवोपरेटर है ना उसका पूरा सरफेस देखिए, इसमें पूरा सरफेस उसमें यूज़ होता है ना, ठीक है, ये होता है। फिर इसमें जो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मिलता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इसमें ज़्यादा मिलता है, मतलब कूलिंग वगैरह का क्षमता जो होता है बहुत अच्छे से इसमें होता है, ठीक है। इसमें जो कंप्रेशर यूज़ करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ही सुरक्षित होता है, और ये ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है ना। अभी देखिए कि बढ़ने पे ज़्यादा ले रहा है, कम ले रहा है, ज़्यादा होने पे कम ले रहा है, कम होने पे ज़्यादा ले रहा है, ऐसे करके देखिए हम लोग, मतलब ये क्या ऑटोमेटिक ये कंट्रोल डिवाइस है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो डिसएडवांटेज में आप क्या बोल सकते हो, तो इसका डिज़ाइन जो हो गया वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, हुआ ना, इसका डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और फिर क्या बोल सकते हो कि इसका यूज़ ना हमेशा हम लोग लार्ज प्लांट के लिए करते हैं, तो ये स्मॉल कैपेसिटी सिस्टम के लिए यूज़ नहीं करते, ठीक है, स्मॉल कैपेसिटी सिस्टम के लिए यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लोग, आप एग्ज़ाम में अगर बनाओगे तो यही फिगर को बनाओगे, ठीक है, मतलब अपने कॉपी पे बनाओगे तो यही फिगर को बनाओगे। देख लीजिए, यह वाल्व इवोपरेटर में रेफ्रिजरेंट की मात्रा को स्वतः नियंत्रित करता है। कैसे काम करेगा, तो इसमें फ्लॉट गेंद होता है, जैसे इवोपरेटर में रेफ्रिजरेंट का लेवल कम हुआ तो क्या हुआ, फ्लॉट नीचे जाएगा, इनलेट खोल देता है, लेवल बढ़ने पर फ्लॉट ऊपर चल गया, इनलेट बंद हो गया, ठीक है, तो पानी उसमें नहीं है, मतलब रेफ्रिजरेंट उसमें नहीं आएगा। बड़े प्लांट में यूज़ करेंगे और फ्लडेड इवोपरेटर में, ठीक। देखिए लो साइड फ्लॉट वाल्व ये है, ये भी है, ऐसा देखे होंगे आप, ये साइड भी देखे होंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा हाई साइड फ्लॉट वाल्व क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, हाई साइड, और भी देख लीजिए एग्जांपल। देखिए ये हमारा हुआ हाई साइड फ्लॉट वाल्व। एक्चुअली अभी हम रिकॉर्डिंग ऑन किया बट रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाया, तो मेरे को फिर से मेहनत करना पड़ गया, ठीक है। तो हाई साइड फ्लॉट वाल्व क्या हुआ, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप पहले तो आप फिगर बनाओगे तो ऐसे ही फिगर बनाओगे, ठीक है। तो ये आप इसको क्या बोलोगे कि हाई साइड फ्लॉट वाल्व एक ऐसा ऑटोमेटिक एक्सपेंशन डिवाइस है जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कहाँ पे लगाएंगे, हाई प्रेशर है तो कहाँ पे लगाएंगे, हाई प्रेशर साइड लगाएंगे, ठीक है, हाई प्रेशर साइड लगाएंगे, यानी कहाँ पे लगाएंगे, तो यानी हम लोग कंडेंसर के पास लगाएंगे, ठीक है,
कंडेंसर के पास हम लोग लगाएंगे। मतलब इसका काम अगर बोलेगा तो क्या करेगा, तो ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट का जो लेवल होता है उसको वो कंट्रोल करता है। ठीक है, आप ये बोल सकते हो ना, क्या करेगा, तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट के लेवल को ये कंट्रोल करेगा। मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो इवोपरेटर मतलब ज़रूरत पड़ने पे ही ये इवोपरेटर में रेफ्रिजरेंट को भेजता है ना। तो भेज रहा है ज़रूरत पड़ने पे ही, मतलब क्या कि ये लेवल को कंट्रोल कर रहा है ना। अब बोलेगा इसको हाई साइड ही क्यों बोलते हैं, तो ये तो ठीक है, ये कहाँ, पहले तो देखिए कहाँ पे लगाएंगे इसको, तो कंडेंसर के बाद लगाते हैं। हाई साइड वाला कंडेंसर के बाद और एक्सपेंशन के पहले लगाते हैं। ठीक है, और कहाँ, हाई प्रेशर जोन में लगाते हैं। हाई प्रेशर जोन में लगाते हैं, इसीलिए इसको हाई साइड फ्लॉट वाल्व कहते हैं। ठीक है, इसका अगर काम पूछेगा तो काम क्या बताओगे आप, तो पहला अगर काम पूछेगा तो काम क्या बताओगे, तो बताओगे आप कि कंडेंसर में जो भी लिक्विड का लेवल है, मतलब लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, उसका क्या करता है, लेवल को मेंटेन करता है, लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, आप ये बोल सकते हो। दूसरा आप क्या बोल सकते हो कि इवोपरेटर में जो भी हमारा रिक्वायर्ड मात्रा होता है ना, ये बोल सकते हैं ना कि इवोपरेटर में हम लोगों को जितना चाहिए होगा, ठीक है, उतना ही लिक्विड रेफ्रिजरेंट को ये सप्लाई करता है। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि जितना चाहिए इवोपरेटर को उतना ही सप्लाई कर सकता है। ठीक है, मतलब ये क्या कि ओवरफीड से या फिर अंडरफीड से बचाता है। मतलब ओवरफीड मतलब हो गया ना कि बहुत ज़्यादा आ गया तब भी वो बचाएगा, बहुत कम आ गया तब भी वो बचाएगा। ठीक है, मतलब सिस्टम को आप नॉर्मली बोल सकते हो कि सिस्टम को ये स्मूथ बनाता है या फिर ऑटोमेटिक कंट्रोल को ये देता है। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। अब इसके बारे में थोड़ा देख लिए। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए ये जो हमारा फ्लॉट वाल्व है, फ्लॉट वाल्व मतलब लिक्विड के साथ ऊपर नीचे होते रहेगा। ठीक है, हो गया। इसके बाद ये पूरा हमारा फ्लॉट चैम्बर हो गया ये। ठीक है, उसके बाद फिर क्या देख रहे हैं, उसके बाद एक तो हम लोग इनलेट देखेंगे। इनलेट है, यहाँ से हम लोग इनलेट हुआ, यहाँ से आउटलेट हुआ, और ये आउटलेट से होके फिर इवोपरेटर के और जाने वाला रास्ता हो गया। मतलब इनलेट से बोलेंगे क्या कि कंडेंसर से, कहाँ से आ रहा है, कंडेंसर से लिक्विड आने का रास्ता है। ठीक है, और ये जा कहाँ रहा है, तो इवोपरेटर की ओर जा रहा है। ठीक है, इसमें भी यही होगा कि अगर कंडेंसर में लिक्विड लेवल ज़्यादा हो गया, लिक्विड रेफ्रिजरेंट अगर ज़्यादा हो गया, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा इसमें भर गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा भर गया, तब क्या, लिक्विड ज़्यादा हो गया, मतलब क्या, लिक्विड लेवल बढ़ गया। ठीक है, लिक्विड लेवल बढ़ गया, तो लिक्विड लेवल बढ़ गया तब क्या होगा, लिक्विड लेवल बढ़ा तो फ्लॉट जो होगा वो क्या होगा, ऊपर जाएगा। फ्लॉट क्या होगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक, फिर नीडल का वाल्व खुलेगा, फिर हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो हमारा इसमें चला जाएगा, इवोपरेटर में चला जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, तो दूसरा कंडीशन हो जाएगा कि जब लिक्विड लेवल कम हो गया, तो कम हो गया तो क्या, फ्लॉट वाल्व नीचे आ गया, फ्लॉट नीचे आ गया। फ्लॉट जैसे ही नीचे आया तो वाल्व जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा बंद हो जाएगा। बंद हो गया तो रेफ्रिजरेंट का सप्लाई हमारा रुक गया। ठीक, याद रखना ये हो गया। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो उसका भी यूज़ हम लोग आइस प्लांट में यूज़ करेंगे, कोल्ड स्टोरेज में यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगर एडवांटेज हो गया ये सब, फिर एडवांटेज की बात बोलेगा, फ़ायदा की बात बोलेगा, तो सबसे पहले तो हम लोग फ़ायदा ही देखेंगे। तो क्या देखेंगे, तो इवोपरेटर को सही मात्रा में इसमें रेफ्रिजरेंट मिलेगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा, ये भी लार्ज प्लांट के लिए सूटेबल होगा। ठीक है, लार्ज प्लांट के लिए यूज़ करेंगे। डिसएडवांटेज में अगर बोलेंगे तो इसका डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होता है ये, हाँ, इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, स्मॉल कैपेसिटी के लिए यूज़ नहीं होता है, और क्या बोल सकते हैं, इसमें मेंटेनेंस हमारा ज़्यादा लगता है ना, मेंटेनेंस की ज़रूरत बार बार पड़ती है। तो अगर दोनों के बीच में हमारा अगर डिफरेंस बोला जाए लो साइड और हाई साइड के बारे में, तब क्या बताओगे, हाई साइड फ्लॉट वाल्व, लो साइड फ्लॉट वाल्व, क्या बताएंगे। ये हाई साइड कहाँ लगाए थे हम लोग, तो ये कहाँ लगाए थे, कंडेंसर के पास लगाए थे ना, कंडेंसर के पास लगाते हैं, कंडेंसर में लगाया जाता है बोल सकते हैं। और लो साइड वाला जो होगा इवोपरेटर में। ठीक है, कहाँ पे, इवापोरेटर में लगाया जाता है। ठीक, ये बोल सकते हैं। इसको कहाँ लगाएंगे, तो हाई प्रेशर साइड लगाएंगे, इसको कहाँ लगाएंगे, तो लो प्रेशर साइड लगाएंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, तो कंडेंसर के लेवल को कंट्रोल करेगा, ऐसे बोल सकते हैं। कंडेंसर के लेवल को कंट्रोल किया, और ये क्या करता है, तो इवोपरेटर के लेवल को कंट्रोल करता है। दोनों में यही डिफरेंस है। हाई साइड वाला में कंडेंसर के लेवल को, क्या क्या लिखा जाता है भाई, कंडेंसर
के लेवल को कंट्रोल करता है और ये इवोपरेटर के लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। हाई साइड वाला नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा ज़्यादा ही सेफ़ होता है, ठीक है, ये ज़्यादा सेफ़ होता है और इसमें हमारा थोड़ा सा लिक्विड जो होता है ना वो थोड़ा गंदा होने का खतरा इसमें ज़्यादा होता है, मतलब ये खतरा थोड़ा ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा सेफ़ हो गया, ये हमारा खतरा थोड़ा इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब अगर एक लाइन में पूछे तो क्या बोलोगे, हाई साइड क्या हुआ, क्या हुआ, तो ये हाई साइड जो हुआ वो हमारा, ठीक है, ये क्या हुआ, तो हाई साइड फ्लॉट वाल्व कंडेंसर में, ठीक है, कंडेंसर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट के लेवल को कंट्रोल करके, ठीक है, कंट्रोल करके किस में भेजता है, तो इवोपरेटर को आवश्यक मात्रा में भेजता है, ठीक है। आप हाई साइड में ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पूरा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा अच्छे से आपको बता दिया लो साइड और हाई साइड, ठीक है। देख लीजिए इसमें है, यह वाल्व कंडेंसर में बनने वाले तरल रेफ्रिजरेंट को इवोपरेटर में भेजने का काम करता है, ठीक है। कैसे काम करेगा, तो कंडेंसर से आने वाला तरल फ्लॉट चैम्बर में जाएगा, चैम्बर भर जाएगा तो फ्लॉट ऊपर उठ के वाल्व खोल देता है, इससे रेफ्रिजरेंट इवोपरेटर में पहुंचता है, लेवल कम होने पर वाल्व अपने बंद हो जाता है या सुपर कूलिंग से रोकता है और इवोपरेटर में सही मात्रा बनाए रखता है, ठीक है। हाई साइड फ्लॉट वाल्व ऐसा होता है दिखने में, देखे होंगे, सुंदर लग रहा है ना देखने में। अब आता है हमारा बीब टैप फॉर कोल्ड वाटर, आज मैंने क्लास में भी पढ़ाया है इसको, ठीक है। तो यह सामान्य कूलर या वाटर कूलर का नल होता है, देखिए यही वाला है, आप बनाओगे तो इसी को आप कॉपी में ड्रॉ करोगे, ओके। ऊपर लीवर दबाने पर अंदर का वाल्व खुलता है, चैम्बर में जमा पानी नल से बाहर निकलता है, स्प्रिंग को वापस छोड़ने पे बंद कर देती है। कहाँ, तो वाटर कूलर, आरओ सिस्टम, पीने की पानी। आई डोंट थिंक कि आपको टैप के बारे में कुछ ज़्यादा बताना पड़ेगा, कैसे कैसे फंक्शन होता है, ठीक है। ये हमारा टैप है, नल है ना। अब देखिए हमारा आता है चार्जिंग सिलेंडर क्या होता है। देखिए ये हुआ ना हमारा चार्जिंग सिलेंडर, ये सब आप देखे होंगे अपने लैब में, ठीक है। तो आप देखिए कि चार्जिंग सिलेंडर होता क्या है, तो थोड़ा सा हम बता देते हैं। तो देखिए ये जो चार्जिंग सिलेंडर होता है ना, ये क्या है, तो एक रेफ्रिजरेशन सर्विसिंग टूल है, ठीक है, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग क्या कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इसका उपयोग आप लोग अपने एयर कंडीशनिंग में करोगे, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, तो जो भी रेफ्रिजरेंट है ना, रेफ्रिजरेंट है, उसके सही मात्रा को, ठीक है, सही मात्रा मतलब एक्यूरेट जो क्वांटिटी है ना, वो एक्यूरेट क्वांटिटी में भरने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक्यूरेट क्वांटिटी मतलब चार्ज करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं ना कि आपका रेफ्रिजरेंट का सही मात्रा है कि नहीं है, या फिर चार्जिंग के लिए ये सब बोल सकते हो कि आप कर सकते हैं। मतलब कहाँ कहाँ करेंगे, तो जितना भी लार्ज रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ना, उसमें हम लोग कर सकते, अमोनिया प्लांट में कर सकते हैं, ठीक है। अमोनिया प्लांट मतलब NH3 प्लांट में भी ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, चार्जिंग सिलेंडर का। अब हम लोग देखिएगा ना कि इसका हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ा, ठीक है, चार्जिंग सिलेंडर जो यूज़ कर रहे हैं इसका ज़रूरत ही क्यों पड़ा, तो ज़रूरत हम लोग का इसलिए पड़ा ना, तो जो भी हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं ना, वो हम लोग माप कर भरे, मतलब मेजर्ड क्वान्टिटी में भरे, ठीक है, माप कर भरने के लिए इसका यूज़ करते हैं चार्जिंग सिलेंडर का, ठीक है। इसीलिए इसमें आगे बताएंगे कौन क्या है, तो इसीलिए इसमें सारे जो भी लगे हुए रहते हैं उपकरण, ताकि माप के भरे, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो भी आपका ओवर चार्जिंग हो गया ना या फिर अंडर चार्जिंग हो गया, उससे वो बचा, मतलब एक्स्ट्रा भी अगर चार्ज हो गया ना तो बता देगा कि नहीं चार्ज हो गया, कम है तो वो बता देगा कि कम चार्ज है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सिस्टम हमारा का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, मतलब इसकी दक्षता बढ़ जाएगा, सेफ्टी जो होता है वो बना के रखेगा, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं ना। अगर इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बोले तो देखिए क्या क्या है इसमें, तो देखिए इसमें हमारा पहला आता है रेफ्रिजरेशन प्रेशर गेज, मतलब ये रेफ्रिजरेशन जो प्रेशर गेज है ये क्या बताता है, तो ये इससे पता चलेगा कि हमारे सिलेंडर में जो है वो प्रेशर गेज है, तो ऑब्वियसली ये क्या बताएगा कि प्रेशर को बताएगा, ठीक है। दूसरा आता है आपका रोटेटिंग स्केल गेज, तो रोटेटिंग स्केल गेज क्या होता है, ये देखिए ये ऐसा ना, ये रोटेट करने वाला होता है, इसलिए नाम रोटेटिंग मतलब घूमने वाला होता है, ठीक है। इससे जो होता है ना, जो भी आपका रेफ्रिजरेंट का सही मात्रा होता है ना, रेफ्रिजरेंट का सही मात्रा वो हमारा बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक साइड ग्लास, देखिए यहाँ पे ये टाइप से ना एक ग्लास बना हुआ रहता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये ना इससे बताएगा कि हमारे लिक्विड का लेवल कितना है, रेफ्रिजरेंट का कितना लेवल है, ये बताएगा हमारा ये जो है साइड ग्लास ये है,
ठीक है। उसके बाद ये स्केल यहाँ पे बताएगा, तो जो भी रेफ्रिजरेंट इसमें डाला गया है ना, उसका तो लेवल बताया ना, लेकिन उसका मात्रा पढ़ने के लिए वो निशान लगाया जाता है स्केल। तो कितना मात्रा है, जैसे 16 ऑन्स का होता है, ठीक है, या फिर 17 ऑन्स का होता है, जो भी होता है ये इसको बताता है, ठीक है। एक लास्ट में आता है लिक्विड आउटलेट, यहीं से हमारा रेफ्रिजरेंट जो होता है वो पूरे सिस्टम को भेजा जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। हो गया, तो फिर हो गया ना ये हमारा। अब इसमें हम लोग ये देख सकते हैं ना कि इसमें फीलिंग कैसे करेंगे हम लोग, है ना, कैसे काम कर रहा है। तो पहले हम लोग फील करते हैं, तो फीलिंग करेंगे तो क्या मतलब, क्या फीलिंग मतलब क्या, चार्जिंग सिलेंडर में इसमें भर रहा है ना, तो इसमें देखेंगे ना कि चार्जिंग भर रहा है मतलब रेफ्रिजरेंट ना, तो जो भी देखेंगे तो रेफ्रिजरेंट सिलेंडर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, याद रखना है। जो भी ये चार्जिंग सिलेंडर है उसको कहाँ से, तो जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट सप्लाई सिलेंडर है उससे हम लोग कनेक्ट किए, ठीक है। इसके इनलेट वॉल्व को हम लोग खोले। अब जैसे ही खोले तो ये किस में भरेगा, तो रेफ्रिजरेंट चार्जिंग सिस्टम में हमारा भरेगा, ठीक है, सिलेंडर में भरा। और इसी में ना स्केल यहाँ पे देखिएगा, स्केल जो है ना, ये स्केल देखकर कितना क्वांटिटी में चाहिए ये हमारा बता देता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा मेज़रमेंट करेंगे, तो ये जो सिलेंडर पे जो स्केल होगा ना, यही हमारा बता दिया रेफ्रिजरेंट कितना भरा है, ये तो बता ही दिया। उसके बाद फिर हमारा आउटलेट खोल देते हैं। आउटलेट मतलब अगर चार्जिंग हम लोग सिस्टम में डालते हैं तो जो भी आउटलेट है वो खोल देते हैं। फिर जो रेफ्रिजरेंट होता है वो धीरे धीरे रेफ्रिजरेंट सिस्टम में चला जाता है, जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना दे के फिर वाल्व को बंद कर देते हैं। कहाँ यूज़ करेंगे, तो कोल्ड स्टोरेज में भी यूज़ करते हैं, आइस प्लांट में, सबका एक ही याद रखिएगा, कोल्ड स्टोरेज में, आइस प्लांट में, अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, ये सब में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका अगर फ़ायदा का बात करेगा तो इसमें जो रेफ्रिजरेंट होता है वो हमारा एक्यूरेट इसमें चार्जिंग देता है, ठीक है। इसका सिस्टम जो होता है वो हमारा सेफ़ रहता है, ये ओवर चार्जिंग से बचाता है, इसकी एफिशिएंसी अच्छा होता है, ठीक है। इसका अगर डिसएडवांटेज का बात किया, नुकसान में, तो इसमें जो भी टूल्स लगाते हैं ना, ये सब बहुत महंगा टूल्स होता है, ठीक है। ये भी रख सकते हैं, इसको हैंडल करना सावधानी से होता, नहीं तो ये सब जो स्केल वगैरह है वो हमारा ख़राब हो जाएगा, ठीक। ये सब हम लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल ख़त्म हुआ चार्जिंग सिलेंडर, ठीक है, ये हमारा ओवरऑल ख़त्म हुआ चार्जिंग सिलेंडर। इसी फिगर को आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करोगे, देख लीजिए ये क्या है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। ये रेफ्रिजरेंट सिलेंडर रेफ्रिजरेंट गैस या लिक्विड की सटीक मात्रा माप का सिस्टम में चार्ज करने के लिए उपयोग करते हैं। इसमें देख लीजिए पहला क्या था, रेफ्रिजरेंट प्रेशर गेज क्या बताया, प्रेशर को बताया, देख लीजिएगा ये सब सेम टू सेम हम बताया। इसका उपयोग बोलेगा तो सिस्टम में सटीक मात्रा में रेफ्रिजरेंट चार्ज करेगा, वजन और लेवल को मापना आसान हो गया, ठीक है। ये हुआ हमारा। अब आता है पिन टाइप रिले क्या, और भी मैं फिगर को बताती हूँ। जैसे ये हो गया पिन टाइप रिले, और इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन है। जैसे कि ये देखिए, ये हुआ, ये हुआ, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पिन टाइप रिले होता क्या है, ठीक है। तो देखिए पिन टाइप रिले जो होता है ना, वो हमेशा बोलेंगे ना कि इसको ये स्टार्टिंग रिले होता है। ये क्या होता है, तो ये हमारा स्टार्टिंग रिले होता है, ठीक है। पिन टाइप रिले क्या होता है, तो पिन टाइप रिले हमेशा स्टार्टिंग रिले होता है। मतलब क्या कि जब भी हम लोग सिंगल फेज कंप्रेशर मोटर को स्टार्ट करना है, ठीक है, सिंगल फेज कंप्रेशर मोटर को स्टार्ट करना है, तो उसमें हमारे को स्टार्टिंग के समय ये जो है वो मदद करती है, ठीक है। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि जैसे ही हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग सप्लाई दिए, ठीक है, तो यही स्टार्टिंग वाइंडिंग केवल स्टार्ट के समय में ही सप्लाई देगा और मोटर चलने लग गया, उसके बाद ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक इसको कट कर देगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। कहाँ आप या इस्तेमाल करोगे, तो रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल करोगे, डीप फ्रीज़र होता है उसमें इस्तेमाल करोगे, वाटर कूलर में इस्तेमाल करते हैं, जो भी स्मॉल एसी यूनिट्स होता है स्मॉल में, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर इसके वर्किंग के बारे में बोले, मतलब कैसे वर्क करेगा ये, तो याद देखिए कैसे याद कर ये यूज़ करेगा। तो हम लोग अभी क्या बोले, किस में यूज़ कर रहे हैं, तो सिंगल फेज कंप्रेशर मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ किए, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में ही केवल करंट दिया और उसके बाद वो ऑटो, जैसे ही मोटर चलने लग गया तो ऑटोमेटिक ये कट हो जाता है, ठीक है। ये रिले जो होता है वो कट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, तो क्या हुआ, कंप्रेशर में हम लोग सप्लाई दिए, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में मोटर क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टिल कंडीशन में रहता है। स्टैंडर्ड स्टिल मतलब रुका हुआ कंडीशन में हमारा मोटर है, ठीक है। मोटर में हम लोग स्टैंडर्ड स्टील में है, कंप्रेशर में हम लोग सप्लाई दिए, ठीक है, कंप्रेशर में हम लोग सप्लाई दिए, तो स्टार्टिंग में करंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे ही करंट, देखिए करंट ज़्यादा हो जाएगा, अब रिले आप यूज़ नहीं करोगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बर्न हो जाएगा ना, मतलब जल जाएगा ना हमारा मशीन। तो इसीलिए क्या हुआ, रिले जो हो गया वो ऑन हो गया, ठीक। ये वाला रिले, ये जो पिन टाइप रिले है ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया। उसके बाद इस समय क्या हुआ कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, ठीक है, दोनों को सप्लाई मिल रही है, ठीक।
ये ध्यान रखना है। तो दोनों को सप्लाई मिला तो ये ऑन हुआ, तो ये स्टार्टिंग करंट को क्या किया, ये लिमिट किया ना। उसके बाद ये दोनों में मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग रन वाइंडिंग दोनों में सप्लाई मिली, तो क्या हुआ, मोटर हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक, उसके बाद एक बार मोटर स्टार्ट हो गया, अब मोटर जैसे ही हमारा स्टार्ट हुआ तो ये स्पीड को पकड़ लिया। ठीक है, एक जो भी स्पीड आपको चाहिए होगा वो स्पीड को पकड़ ली, तो उसी समय हमारा करंट जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, करंट हमारा कम हो गया। अब करंट कम हो गया तो ये जो रिले हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये हमारा ऑफ हो जाता है। ऑफ हो गया तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो यूज़ किए थे वो हमारा कट गया। ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या हो गया, कट हो गया। तो केवल किससे चला हुआ, तो रन वाइंडिंग के साथ चला। ठीक है, याद रखना है कि स्टार्टिंग में जब हम लोग रिले के साथ यूज़ करते हैं तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों काम करता है, लेकिन जैसे ही हमारा रिले ऑफ हो जाता है तो रिले के साथ ही हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग भी ऑफ हो जाता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग कट हो जाता है तो सिर्फ रनिंग वाइंडिंग पे काम करता है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद देखेंगे इसके फ़ायदे के बारे में। तो थोड़ा हम लोग इसका फ़ायदा देख लेते हैं। तो फ़ायदा क्या क्या होता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो रिले है ये क्या हो सकता है, सिंपल डिज़ाइन है इसका। ठीक है, इसका डिज़ाइन क्या है, तो सिंपल डिज़ाइन है, ये बोल सकते हैं हम लोग। ओके, सस्ता है ये क्या है, तो ये हमारा सस्ता होता है, ये ऑटोमेटिक वर्क करता है, ये इसका मेंटेनेंस कम होता है। ठीक है, और किस में यूज़ करते हैं, तो छोटा कंप्रेशर के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद अगर नुकसान में बोलेगा तो ये छोटा में यूज़ कर रहे हैं, मतलब क्या, बड़ा में हम लोग का नुकसान होगा। तो नुकसान में हमारा बड़ा ज़्यादा एचपी का जो कंप्रेशर होगा उसमें यूज़ नहीं करेंगे हम लोग का। ठीक है, और जैसे ही वोल्टेज फ्लक्चुएशन इसमें होता है ना, तो ये रिले ना जल्दी मतलब ख़राब हो सकती है, क्योंकि ऑन ऑफ करेंगे ना जल्दी जल्दी, तो ये बार बार जो होता है वो ख़राब होने का मतलब ये जल सकता है या ख़राब हो सकता है, ये भी होता है। और इसमें ना जैसे ही वो जल गया या ख़राब हो गया ना, तो जो भी कंप्रेशर स्टार्ट ना होगा ही नहीं, और थोड़ा सा ना हूँ की आवाज़ देखिएगा कि आने लगेगा, या फिर वो ओवरलोड होगा, ओवरलोड में बार बार ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए हम लोग क्या लिखे हैं। यह रिले कंप्रेशर मोटर को स्टार्ट करने में मदद करता है। कैसे काम करेगा, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को कुछ सेकंड के लिए पावर देंगे, मोटर शुरू हो जाने के बाद पावर काट देते हैं। ठीक है, कुछ सेकंड के लिए पावर दिए, तो इस समय जब पावर दिए तो स्टार्टिंग प्लस रनिंग दोनों वाइंडिंग के साथ घुमा। फिर जब करंट कम हो गया तो करंट कम होने से स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटा दिए, तो सिर्फ रनिंग वाइंडिंग के साथ वो घूमने लग गया। क्या क्या पार्ट है, तो टॉप कवर होता है, कॉयल वाइंडिंग होता है, रिले को चालू करने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, पिन कॉन्टैक्ट्स होता है, इनसे मोटर के साथ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है, हाउसिंग होता है। ठीक है, बॉडी जिसको बोलते हैं, तो ये हमारा पिन टाइप रिले हुआ। ठीक है, आप डायग्राम इसको बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारा 2 स्टेज डायरेक्ट ड्राई वैक्यूम पंप के बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वैक्यूम क्या होता है। ठीक है, वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम मतलब अब क्या समझते हो, निर्वात समझते हो, तो याद रखना है पहले वैक्यूम पंप करता क्या है, तो इसका काम क्या है, तो ये देख लीजिएगा। तो जो भी हम लोग एसी में या फिर हम लोग एसी या रेफ्रिजरेंट का जो पाइप होता है ना, उसके अंदर पाइप के अंदर, ठीक है, पाइप के अंदर क्या होता है, हवा होगा, एयर होगा, और क्या होगा, पानी होगा, मतलब थोड़ा बहुत नमी होगा। तो ये दोनों को बाहर निकालना, ठीक है, यही हमारा वैक्यूम कहलाता है। मतलब उसमें हवा भी नहीं होनी चाहिए और उसमें पानी भी नहीं होनी चाहिए। नहीं होता वैक्यूम क्रिएट करना, मतलब निर्वात क्रिएट करना, ना तो हवा होनी चाहिए और ना ही पानी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर हवा रहा, पानी रहा, तो क्या हो सकता है, तो इसका कंप्रेशर खराब हो सकता है, गैस जो होगा वो सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए याद रखना है कि कभी भी गैस भरने से पहले हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, तो वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी होता है। वैक्यूम मतलब निर्वात करना, मतलब कुछ नहीं होनी चाहिए, एयर भी थोड़ा भी बहुत भी नहीं होनी चाहिए, पानी भी नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना। तो वैक्यूम पंप का मतलब समझ गए। अब समझिए आप कि ये टू स्टेज का मतलब हुआ, टू स्टेज का मतलब हो गया कि 2 बार वैक्यूम करना। 2 बार वैक्यूम करना मतलब क्या, एक के बाद एक, एक के बाद एक। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स मान लिया क्या कि आप कहीं से पानी निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वाटर में पूरा पानी, टंकी है, टंकी में पूरा पानी भरा हुआ है, तो आप एक बार में बाल्टी से पानी निकालिएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा पानी निकालिएगा। फिर दोबारा अगर निकालेगा तो क्या होगा, ज़्यादा पानी यहाँ पे साफ़ हो जाएगा ना, मतलब कि ज़्यादा पानी निकल जाएगा या ज़्यादा साफ़ हो जाएगा। गंदा पानी अगर है इसमें तो एक बार में निकाले तो कम निकला, दूसरा बार में निकाले तो ये हमारा साफ़ हो जाएगा पानी, या फिर 2 बार निकाले तो ज़्यादा निकलेगा, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो इसी तरह 2 स्टेज में हम लोग मतलब 2 स्टेज का मतलब क्या हुआ कि 2 बार वैक्यूम करना, एक के बाद एक। मतलब कि पहला स्टेज में आप क्या करोगे, तो
फर्स्ट स्टेज में आप क्या करोगे? तो पहला स्टेज में अगर बोलेगा फर्स्ट स्टेज में मोटी हवा निकालते हैं, ठीक है। जितना मोटा हवा होगा ना, मोटी हवा निकालता है, ठीक है। जो भी मोटा मोटा हवा होगा वो निकालेगा। और दूसरा स्टेज में, सेकंड स्टेज में क्या निकलेगा? तो जितना भी बारीक हवा है वो, और हवा और नमी दोनों को ये निकालता है, ठीक है। पहला स्टेज में मोटा मोटा मतलब जो भी ज़्यादा एयर होगा वो निकाल देगा, और सेकंड में एकदम पतला पतला जो होगा वो और हमारा नमी दोनों को निकाल देगा। तो इसीलिए टू स्टेज पंप का मतलब हुआ ज़्यादा अच्छा। क्या हुआ? टू स्टेज पंप का मतलब क्या हुआ? टू स्टेज का मतलब क्या हुआ हमारा? टू स्टेज पंप का क्या मतलब हुआ? ज़्यादा अच्छा और गहरा वैक्यूम बनाता है, ठीक है। ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, हो गया टू स्टेज समझ में आ गया, वैक्यूम समझ में आ गया। अब डायरेक्ट ड्राइव क्या होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्या कि हमारा डायरेक्ट ड्राइव क्या होता है। डायरेक्ट ड्राइव मतलब क्या? डायरेक्ट ड्राइव मतलब जो भी हमारा मोटर होगा वो किससे जुड़ा होगा? तो सीधा का सीधा हमारा पंप से जुड़ा होगा, ठीक है। मोटर डायरेक्ट ड्राइव मतलब मोटर सीधे ही पंप से जुड़ा होगा, मतलब बीच में कोई बेल्ट वगैरह नहीं है और डायरेक्टली मोटर पंप से जुड़ा है। जैसे पंखा नहीं होता, पंखा जो होता है सीधा मोटर से जुड़ा होता है, उसी टाइप से। तो इसका फ़ायदा क्या है? तो अगर डायरेक्टली अगर कोई भी चीज़ दे रहे हो, अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, ठीक है, आप 3 लोगों से मिलने के बाद आपको दे रहा है, तो ये इसको दिया तो थोड़ा सा ये अब्जॉर्व किया, ये थोड़ा सा दिया तो ये ऑब्जॉर्व किया, ये दिया तो आपके पास थोड़ा सा कम मिलेगा ना। लेकिन आप डायरेक्टली मिलेगा तो इसको जितना रखना था तो रख ही लिया, तो डायरेक्टली मिलेगा तो ये सब जो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो ना मिलके वो सारा का सारा मिल जाएगा। तो इसी टाइप से, तो इससे अगर हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं, डायरेक्ट ड्राइव कर रहे हैं, मोटर अगर पंप को डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? मशीन हमारा तेज़ चलेगा, आवाज़ हमारा कम होगा, ठीक है, आवाज़ कम होगा, खराबी कम होगा, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। और हम लोग क्या जान सकते हैं कि ये जो वैक्यूम पंप है ना, इसके अंदर हमारा क्या क्या होता है? तो पहला हमारा मोटर होता है। मोटर का यूज़ क्यों करेंगे? तो घुमाने के लिए मोटर लगा रहता है, ठीक है, घुमाने के लिए। रोटर क्या होता है? तो रोटर जो होता है इसमें घूमने वाला भाग जो होता है, जो घूमता है, वो हुआ रोटर। इसमें हमारा वेन होता है, ये जो पतला पतला वेन है, तो हवा को पकड़ने वाली प्लेट होती है। इसमें ऑयल का भी यूज़ करते हैं जो हमारा वही चिकनाई को बढ़ाता है। इनलेट एक होता है जहाँ से हवा अंदर जाता है, आउटलेट जहाँ होता है जहाँ से बाहर जाता है, ठीक है। अब समझिए इसका असली काम। मान लीजिए कि आपके पास क्या है? मान लेते हैं कि आपके पास एसी है, ठीक है, आपके घर में एसी है। अब एसी का पाइप किससे भरा हुआ है? तो एसी का पाइप मान लीजिए कि हवा से और पानी से भरा हुआ है। तो पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप हमारा क्या होगा बोलिए? हवा और पानी दोनों है तब क्या होगा? तो पहला स्टेप में आपने क्या किया? पंप चालू किया आपने, ठीक है। फिर पंप चालू किए तो क्या होगा? इसमें जो मोटर होगा वो घूमेगा, ठीक है, मोटर घूमेगा, ठीक। जैसे ही मोटर घुमा तो क्या होगा? रोटर घूमेगा, रोटर घूमने लगेगा, ठीक। ये पहला काम हुआ। पंप चालू किए तो क्या हुआ? मोटर घुमा, रोटर घुमा, ठीक। फिर दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरा स्टेप में क्या हुआ? अब जैसे ही घुमाइए तो हवा अंदर गई, ठीक है, हवा कहाँ आई? तो अंदर आई, हवा अंदर गई, ठीक। तो कहाँ से? तो एसी से जो हवा है वो इनलेट पाइप से कहाँ गई? इनलेट मतलब जहाँ से अंदर होना ना, इनलेट पाइप से कहाँ गई? पंप में गई, ठीक है। मतलब एसी से हवा इनलेट पाइप से कहाँ गई? तो पंप में गई, ठीक। उसके बाद स्टेप थर्ड में क्या करोगे? तो स्टेप थर्ड में आप करोगे कि 2 हो गया ये। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हमारा जैसे ही हवा पंप में गई तो जो रोटर हुआ और जो वेन हुआ, ये दोनों हवा को जो है वो पकड़ लेता है, ठीक है। हवा जो है उसको जोर से क्या हुआ? मतलब जोर से नहीं, मतलब पकड़ लेता है। तो हवा को पकड़ लिया तब क्या हुआ? हवा जो है वो थोड़ा सा दबेगी। हवा क्या होगी? दबती है, ठीक है। हवा दबी तो ये बाहर भेज दिया जाता है, ठीक है। हवा दबा बाहर भेज दिया तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग साधारण वैक्यूम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? साधारण वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है। फिर अब देखिए नेक्स्ट, इतना काम हो गया हमारा, इसको हम लोग साधारण वैक्यूम बोल दिए। अब देखिए हम लोग अब क्या करेंगे? तो चौथा स्टेप में क्या किए हम लोग? तो जो भी हम लोग हवा को साधारण वैक्यूम बन गया। अब थोड़ा बहुत उसमें जो भी है आपका हवा और पानी तो बच जाता है ना। तो जो भी बचा हुआ हवा है या फिर आपका बचा हुआ हवा है या फिर जो पानी का भाप है ना, पानी का जो भी भाप है वो
दूसरा स्टेज में जाएगा, किस में जाएगा, दूसरा स्टेज में जाएगा। 2 स्टेज हम लोग देखे थे, तो दूसरा स्टेज में गया तो वहाँ और भी ज़्यादा हवा दबा, ठीक है, और वैक्यूम बहुत ज़्यादा वहाँ पे गहरा हुआ, ठीक है, वैक्यूम गहरा हुआ, फिर हवा बाहर निकल गई, हवा एक जगह कहाँ गई, बाहर से निकल के, मतलब कहाँ से गई, तो एग्जॉस्ट से गई, और पाइप के अंदर जो है वो पूरा ही साफ और खाली हो गया। ठीक, ये हो गया, ये हमारा वर्किंग हुआ ना। अब इसमें हम लोग यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत ऑयल, मतलब ऑयल तो यूज़ करेंगे ना, क्या यूज़ करेंगे इसमें, ऑयल यूज़ करेंगे। इसमें क्या यूज़ करेंगे, ऑयल। ऑयल मतलब तेल। तेल, अगर पंप में तेल जरूर यूज़ होता है, अगर ये नहीं होगा मतलब कि पूरा पंप बेकार है। मतलब ये क्या काम करेगा, तो जो हवा होता है ना, हवा को लीकेज होने से बचाता है, ठीक है, लीकेज होने से बचाता है। या घूम रहा है रोटर, जो घूम रहा है उसके पार्ट्स को चिकना रखता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, रेफ्रिजरेटर में यूज़ करेंगे, विंडो एसी में यूज़ करते हैं, डीप फ्रीज़र में यूज़ कर सकते हैं, ये सब हो गया। मतलब कि आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, 2 स्टेज डायरेक्ट ड्राइव वैक्यूम पंप क्या किया, तो ये जो हवा है, नमी है, उसको पूरी तरह से निकालने वाला मशीन है। ये 2 स्टेज में होने वाला वैक्यूम है, इसीलिए बहुत अच्छा बनाता है, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब देख लीजिएगा, ये 2 स्टेज वाला वैक्यूम पंप है जो बहुत गहरा वैक्यूम बनाता है। कहाँ उपयोग, क्यों उपयोगी, तो रेफ्रिजरेशन के अंदर हवा, नमी, नॉन कंडेंसेबल गैस को बाहर निकालने के लिए, डीप वैक्यूम बनाने के लिए, ठीक है, हैंडल उठाने के लिए होता है। मोटर पंप पर चल को जाती है, पंप बॉडी इसमें यूज़ करते हैं। ऑयल जो देखिए, ऑयल के स्तर को देखने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। और हम लोग ऑयल का यूज़ क्या क्या किए थे, तो ऑयल पंप में डालते ही ताकि हवा को लीक होने से बचाता है वो, ठीक है। जो घूम रहा है रोटर, जो घूम रहा है उसके उसके पार्ट्स को चिकना रखता है, ये सब बताए थे। पहले स्टेज में सामान नॉर्मल हुआ और दूसरा स्टेज में गहरा वैक्यूम बनाई, ठीक है। इसलिए यह सुनिश्चित करती है कि बिल्कुल सिस्टम ड्राई और एयर फ्री है। ओके, तो ये हमारा हुआ डबल स्टेज डायरेक्ट ड्राइव। अब आता है सिंगल स्टेज डायरेक्ट ड्राइव वैक्यूम। तो ये हमारा सेम होता है डबल स्टेज के जैसा ही। देखिए ये सब सिंगल स्टेज हो गया। कैसे सेम होता है एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। वैक्यूम का मतलब क्या हुआ, हमारा सिंगल स्टेज का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक बार वैक्यूम, क्या है वैक्यूम का मतलब, सिर्फ एक बार वैक्यूम ना, वैक्यूम जो होगा एक ही बार होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि वैक्यूम पंप क्या हुआ, तो वैक्यूम पंप का काम क्या हुआ, तो जो भी हम लोग AC यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेशन यूज़ करते हैं, इसके पाइप के अंदर क्या आया, इसके पाइप के अंदर हम लोग देखिए हवा आता है और जो होता है वो नमी, दोनों आता है इसमें, ठीक है। मतलब याद रखना है कि गैस भरने से पहले हम लोग पाइप को वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी है। क्यों, अगर ये नहीं करेंगे तो कूलिंग कम देगा हम लोग को, कम प्रेशर पे लोड ज़्यादा होगा और सिस्टम हमारा ख़राब हो जाएगा, ये बात करना। अगर सिंगल स्टेज की बात करेगी, ठीक है, सिंगल स्टेज का मतलब क्या हुआ, एक ही बार वैक्यूम करना। वैक्यूम कितनी बार कर रहा है, एक ही बार। मतलब क्या, हवा जो है एक बार ही, ठीक है, एक ही बार खींचा जाएगा, एक ही बार जो है वो हवा खींचा जाएगा। मतलब एक ही रोटर और वेन जो है वो काम करेंगे, एक ही रोटर भी होगा और वेन जो होगा एक ही साथ काम करेगा। इसलिए इसमें वैक्यूम जो होगा वो ज़्यादा गहरा होगा, क्या नहीं होगा ना, तो गहरा इसमें कम होगा, मतलब ज़्यादा वैक्यूम नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए ये छोटे छोटे काम के लिए हम लोग सिंगल स्टेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ड्राइव का मतलब क्या हुआ, इसमें देखेंगे ये डायरेक्ट ड्राइव का मतलब हुआ कि मोटर जो है सीधे पंप से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई बेल्ट नहीं है, कोई पुले यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए यह स्पीड अच्छा है, नॉइज़ कम है, मेंटेनेंस अच्छा है, ठीक है। ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसका अगर वर्किंग के बारे में, सेम वर्किंग है, ज़्यादा कुछ नहीं है। वर्किंग के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे कि जैसे ही हमारा पंप ऑन हुआ, जैसे ही हमारा क्या पंप हमारा ऑन हुआ, क्या हुआ, मोटर घूमा, रोटर घूमा, हवा अंदर आई। हवा किसके थ्रू अंदर आई, तो इनलेट से हमारा एल है ना, इनलेट से अंदर आई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रोटर और वेन जो है ये हवा को पकड़ता है, ठीक है। हवा जो भी पकड़ा उसको एकदम थोड़ा कंप्रेस्ड कर देता है, कंप्रेस मतलब हवा को दबा देता है। फिर हवा जो है बाहर निकलती है, किसके थ्रू निकलती है, तो एग्जॉस्ट के थ्रू निकलती है। यही प्रोसेस जो होता है वैक्यूम बनाता है, ठीक है। याद रखना है इसमें ऑयल का भी यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, तो वही ल्यूब्रिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, हवा को लीक होने से बचाता है, ठीक है। ऑयल नहीं करेंगे तो पंप नहीं चलेगा ये, ठीक है। ओके, इसका अगर फ़ायदा बोलेंगे तो ये सस्ता हुआ, हल्का हुआ। और अगर नुकसान का बात करेंगे तो ये डीप वैक्यूम नहीं बनाता है, फिर अगर ज़्यादा मॉइस्चर हो गया तो ये कमज़ोर हो जाता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया। आई होप सिंगल स्टेज भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। आपको अगर लिखना है तो आप देख सकते हो कि क्या क्या लिखा हुआ है।
एक बार देख लीजिए, छोटा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, सामान वैक्यूम के लिए है, एक ही स्टेज में वैक्यूम होता है, ठीक है। सब पार्ट हो जाएगा, फ़ायदा हो गया, कमियाँ हो जाएगा, गहरा वैक्यूम नहीं होता है, मॉइस्चर निकालने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए हमारा फ्यूज़ क्या होता है। आप ये सब प्लग टाइप देखे होंगे, कार्टेज पाइप टाइप देखे होंगे, आप घरों में जो यूज़ करते हैं फ्यूज़, वो वाला यूज़ देखे होंगे, ठीक है। तो हम आपको थोड़ा सा फ्यूज़ के बारे में बताते हैं कि फ्यूज़ क्या होता है। तो अब क्या होता है फ्यूज़, क्या कैसा डिवाइस है, तो फ्यूज़ हमारा सेफ्टी डिवाइस है, मेल्टिंग डिवाइस है ना, मेल्ट होता है ना, तो सेफ्टी डिवाइस है। मतलब क्या कि जैसे ही सर्किट में हमारा अगर करंट बढ़ा मतलब क्या, करंट बढ़ा मतलब ओवरलोड का कंडीशन हुआ या शॉर्ट सर्किट का कंडीशन हुआ, तब जो फ्यूज़ होगा वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा, तो वो सप्लाई को काट देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी आप घरों में वायरिंग किए हुए रहेंगे वो सुरक्षित रहेगा। जो भी आप अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं, मतलब फ्रीज, टीवी वगैरह जो भी आप यूज़ करेंगे, वो आपका अप्लाइंसेस जलने से ये बचाता है, ठीक है। कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, ये सब आप बोल सकते हैं। अगर आप पूछेगा कि कैसे ये काम करता है, तो क्या बोलेगा, इसमें फ्यूज के अंदर एक पतला सा तार होता है ना, पतला सा तार, ठीक। तो पतला सा तार हुआ, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में फ्यूज़ जो होता है, फ्यूज़ वायर सेफ़ रहता है, ठीक है। इसका जो फ्यूज़ वायर है, इसमें जो तार ऐसे करके जो लगा रहे हैं, वो सेफ़ है, ठीक है। लेकिन जैसे ही फॉल्ट का कंडीशन आया, तो फॉल्ट में क्या होगा, करंट हमारा ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा हुआ तो फ्यूज़ वायर जो हो गया वो गर्म हो गया, फ्यूज़ वायर गर्म हो गया, तो जो फ्यूज़ वायर है वो पिघल गया, हमारा सर्किट ऑफ हो गया। सर्किट ऑफ हो गया तो खुद, मतलब आप ये बोल सकते हैं खुद जलकर सिस्टम को बचाता, आप ये बोल सकते हो, है ना। ओके, किस किस चीज़ का बना होगा आप ये देख सकते हो, आप किस किस चीज़ का बना होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस चीज़ का, टीन हो गया, लीड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब चीज़ से बना होता है, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा कम होता है, ठीक है। तो ये अब देखिए यहाँ पे फ्यूज़ क्या है, तो फ्यूज़ एक सुरक्षा उपकरण है जो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से बचा रहा है। जब सर्किट में हम ज़रूरत से ज़्यादा करंट बहेगा तो फ्यूज़ पिघल जाएगा, बिजली का प्रवाह रुक जाएगा, इससे मशीन और वायरिंग का उपकरण जलने से बचता है, ठीक है। इसका वर्किंग प्रश्न देख लीजिएगा। एक पतला धातु का तार होता है जिसकी पिघलने की क्षमता कम होती है। जब करंट लिमिट से ज़्यादा होगा फ्यूज़ वायर गर्म होगा, पिघल जाएगा, बिजली का बहाव रुक जाएगा और इसी को हम फ्यूज़ ब्लो कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए पहला प्लग टाइप फ्यूज़ होता है, दूसरा कार्टेज टाइप फ्यूज़ होता है। ये हमारा होता है प्लग टाइप फ्यूज़, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जो प्लग टाइप फ्यूज़ है ना, इसी के अंदर में ना एक छोटा सा हमारा फ्यूज़ लगा होता है, ठीक है, छोटा सा फ्यूज़ लगा होता है, ठीक है। जिसमें बहुत ज़्यादा अगर करंट इसमें ज़्यादा हुआ तो ये खुद ही, ये जो फ्यूज़ होता है ना, ये खुद ही जल जाता है। और जो भी अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जैसे फ्रीज, एसी वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं, उसको वो क्या किया, वो बचा लिया, ठीक है। मतलब इसके अंदर होता है, अगर खोलेंगे ना तब इसमें ना 4 मेन पार्ट होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कभी आप प्लग टाइप के बारे में देखिएगा तो मतलब खोलिएगा, तब इसमें ना 4 तो पार्ट होता है। पहला हमारा ना फ्यूज़ कैप होता है, ठीक है। एक क्या होता है, फ्यूज़ कैप होता है, कैप, जो क्या बाहर से खोलने वाला ढक्कन जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये फ्यूज़ कैप हुआ। दूसरा हमारा फ्यूज़ कैरियर होता है, ठीक है, फ्यूज़ कैरियर होता है। मतलब ये जो फ्यूज़ वायर जो यूज़ कर रहे हैं, फ्यूज़ वायर मतलब तार होता है ना, जो फ्यूज़ वायर यूज़ कर रहे हैं उसको वो पकड़ के, कैरियर जो है उसको पकड़ कर रख रहा है, ठीक है। तीसरा होता है हमारा फ्यूज़ वायर बोलेंगे या फिर इसको लिंक बोलेंगे, ठीक है। ये क्या, एकदम पतला सा जो तार यूज़ करते हैं ना, ये जो पतला तार है जो मेल्ट होता है, ये ज़रूरी है, ठीक है। और फिर एक होता है हमारा इसमें लाइव टर्मिनल होता है, ठीक है, जो फेज वायर से जुड़ा होता है। एक टर्मिनल होता है इसमें जो किससे जुड़ा होता है, तो फेज वायर होता है, इससे जुड़ा हुआ होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक। ये एक क्वेश्चन हमेशा आता है, फ्यूज़ वायर को कहाँ जोड़ते हैं, फेज वायर में जोड़ते हैं मतलब, या फिर न्यूट्रल में जोड़ते हैं। तो याद याद रखना, फेज मतलब कि लाइव वायर में हमेशा जोड़ेंगे, फेज वायर मतलब लाइव वायर में हमेशा इसको जोड़ते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में हमारा अप्लायंसेस सही चल रहा है, करंट नॉर्मल होता है तो फ्यूज़ वायर सुरक्षित होता है। लेकिन जैसे ही फॉल्ट आया तो इसमें ज़्यादा करंट आया, अप्लायंसेस में जो भी है हमारा अचानक से करंट ज़्यादा हो, मतलब ये 5 एम्पियर का था लेकिन अचानक से ये क्या हुआ, फॉल्ट आया तो 15 एम्पियर हो गया, तो क्या होगा, पूरा सर्किट जो होगा वो ख़राब हो जाएगा ना। तो इसीलिए अचानक अगर ज़्यादा करंट आ गया तो इसमें फ्यूज़ वायर गर्म हो जाएगा, पिघल जाएगा, सर्किट इसमें ब्रेक हो जाएगा, सप्लाई बंद हो जाएगा। मतलब फ्यूज़ खुद जलकर अप्लायंसेस को बचाता है, ठीक है। हो, उसके बाद ये हो गया। फिर इसी तरह हमारा कार्टेज्ड फ्यूज़ होता है, ये हमारा कार्टेज्ड फ्यूज़ होता है।
तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा एक शील्ड होता है ना, देखिए बंद है ना ये, तो दोनों से तरफ से बंद है, मतलब शील्ड फ्यूज़ होता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब क्या कि इसमें जो भी फ्यूज़ वायर एलिमेंट होता है ना, पहले से लगा होगा और इसके ऊपर ये हम लोग एंड कवर लगाते हैं, ठीक है। मतलब जो भी हमारा अगर ओवरलोड हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, तो ये जो फ्यूज़ वायर है ये हमारा पिघल जाता है और सप्लाई को काट देता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बार बार बदलने की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक बार अगर मेल्ट हो गया तो इसको बार बार बदलने की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये हम लोग को याद रखना है। इसका मेन पार्ट में बोलिएगा तो ये हमारा क्या, ये जो है हमारा सिल्वर का है, ठीक है, या फिर कॉपर का एलॉय यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें कार्टेज में याद रखिएगा, ठीक है, एलॉय यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पूरा फ्यूज़ का बॉडी हुआ जो ग्लास का होता है या फिर सिरामिक ट्यूब का होता है, ठीक है। ये एंड कैप्स होता है, ठीक है, दोनों तरफ ये मेटल का कैप होता है, यही से जो होता है वो सर्किट से कनेक्शन हम लोगों का आता है। इसके बीच में ना थोड़ा बहुत ना मतलब फीलर के रूप में कुछ डालते हैं, जैसे क्वार्ट्ज सेंड कहते हैं, ठीक है, क्वार्ट्ज सेंड कहते हैं, ये हम लोगों का डालते हैं, ठीक है। ये हम लोग ध्यान रखिएगा। फिर कैसे वर्क होता है भाई, नॉर्मल कंडीशन में ठीक रहता है, जैसे फॉल्ट आया तो ये मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ये कार्टिस्ट फ्यूज़ भी ओवरऑल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग स्केचेस के बारे में पूरा अच्छे से डीपली हम लोग जान लिए, ठीक है। और आई थिंक हाँ कुछ स्केचेस और बाकी है, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसको ले आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्केचेस हो जाएगा, फिर हम लोग वायरिंग डायग्राम पे आएंगे, ओके। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए और अपना चरित्र इस प्रकार विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके सामने सुरक्षित महसूस करें। ओके बाय, थैंक यू।